हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे एनिमेस के बारे में जिनके अंदर जो मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही ज़्यादा बैड एस डीमन किंग है या फिर डीमन लॉर्ड है। कुछ ही दिन पहले मेरे को एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने कहा था कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैं उसी के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूँ। और मुझे याद है मैंने लाइव स्ट्रीम पे एक बंदे को टॉप 10 साइकोलॉजिकल एनिमे के बारे में वादा करा था। उसका वीडियो बस इसके बाद नेक्स्ट आ ही रहा है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 10, 7 डेडली सिंस। इस एनिमे की स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा होता है कि भाई 7 डेडली सिंस है। ये 7 ऐसे कैरेक्टर्स है जो कि अलग अलग इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लस्ट, ग्रीड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है मेलियोडस, ये काइंड ऑफ बताऊंगा नहीं लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। साथ साथ में ये काइंड ऑफ स्पॉइलर दे रहा हूँ बट एक डीमन लॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा पावर है। दरअसल होता क्या है कि कई सालों पहले एक वॉर हुई थी। उस वॉर में कुछ नाइट्स एक किंगडम को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उस किंगडम का नाम था ब्रिटानिया। अब यहाँ पर एक सब क्लास ऑफ नाइट जिनको कि बाद में जाकर के 7 डेडली सिंस के नाम से लोग जानने लगे, इन नाइट्स ने काइंड ऑफ इनको बिट्रे कर दिया, पर बाद में इनको होली नाइट्स द्वारा डिफीट कर दिया गया था। लेकिन अभी की मेन टाइमलाइन में ऐसा बताया गया है कि ये लोग एक्चुअली में डिफीट नहीं हुए हैं, बस वर्ल्ड से छुपे हुए हैं। अब ये नहीं जानता क्यों कि कैसे ये लोग डिफीट करे थे, क्योंकि अगर ये इतने ज्यादा पावरफुल थे तो कैसे इनको कोई होली नाइट डिफीट कर सकता है या कर सकती है। अब इसके बारे में तो आपको एनिमे में देखना पड़ेगा। बट यहाँ पे और भी ऐसी कई मिस्ट्रीज है जो कि एक्चुअली में काफी इंटरेस्ट जगाती है इस एनिमे को देखने के लिए। इस एनिमे के अंदर आपको बहुत सारी ईची देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यू अंडरस्टैंड, ओके। और ये एनिमे आपको इंग्लिश डब के अंदर भी देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विद लॉट ऑफ मिस्ट्रीज प्लस ईची एक एनिमे देखना हो, दिस एनिमे इज फॉर यू। जुजुत्सु काइसेन। इस एनिमे की स्टोरी वैसे तो यूजी इतादोरी पे बेस्ड है, लेकिन मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। दरअसल यूजी इतादोरी के अंदर एक मॉन्स्टर रिसाइड करता है जिसको कि तुम डीमन लॉर्ड कह सकते हो या फिर डीमन किंग। उसका टाइटल द किंग ऑफ ऑल कर्सेस। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त सुकुना की। कई हजारों साल पहले सुकुना किंग ऑफ ऑल कर्सेस या कहो किंग ऑफ डीमंस और समथिंग लाइक दैट, वो इस वर्ल्ड पे काइंड ऑफ कर्सेस पे राज करता था। लेकिन इसको सपोजिटली यानी कि शायद जुजुत्सु सोर्सरर्स ने इसको डिफीट कर दिया। अब वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि इस व्यक्ति को पूरी तरीके से डिफीट कर पाए, लेकिन फिर भी इसकी जो 20 फिंगर्स थी उनको सील कर दिया गया। इनकी 20 फिंगर्स के अंदर सुकुना की पावर रिसाइड करती है और यहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी आता है जो कि बाय मिस्टेक इसकी एक फिंगर को खा लेता है। उसके बाद सुकुना जो कि कई हजारों सालों से सोया हुआ था जाग जाता है और अब यूजी इतादोरी को एज अ वेसल यूज करके अपनी पावर्स को यूज करता है, जहाँ पे यूजी इतादोरी अपनी पर्सनालिटी को कभी सुकुना तो कभी यूजी इतादोरी में शिफ्ट कर सकता है। अब यहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है एक लिटरल बैड एस डीमन लॉर्ड है। इतना बैड एस कि अपने होस्ट को ही मारने की धमकी देता है और सच में कुछ भी कर सकता है इस एनिमे के अंदर। अगर आपको एक बहुत ही बैड एस एनिमे कैरेक्टर देखना हो तो इस एनिमे के अंदर एक नहीं एक और है जो कि आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर एक बहुत ही अच्छा एनिमे देखना है बहुत ही एपिक लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ में, डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 8, द मिसफिट ऑफ द डीमन किंग अकेडमी। इस एनिमे के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो कि एक रियल डीमन लॉर्ड है। हाँ, इस वर्ल्ड में पहले रिसाइड करता था, लेकिन कुछ हजारों साल पहले इसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि ह्यूमैनिटी और डीमंस को बचा सके एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट से। लेकिन जब ये अपने आप को रिजरेक्ट करता है कई हजार साल बाद, यानी कि प्रेजेंट टाइमलाइन में, तब इसको पता चलता है कि इसके उस सेक्रीफाइस के रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसकी जगह किसी और डीमन लॉर्ड ने ले ली है। किसी ने हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ कर दी है। अब उसका नाम कोई नहीं जानता, इवन डीमंस भी इसका नाम नहीं जानते जो कि इसके कभी लॉयल हुआ करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन खड़ा आता है हमारे मेन कैरेक्टर के मन में कि भैया ये सब कुछ किसने किया। और ये सब कुछ जानने के लिए वो एक अकेडमी में काइंड ऑफ एडमिशन लेता है और किसने पास्ट के साथ छेड़छाड़ करी है उसको पता करने की कोशिश करता है। इस बीच में हमको एमसी की पावर को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हमको इतना जरूर बताया जाता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि भैया अगर तुम उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी कर दोगे तो फिर भी जिंदा रहेगा। वो किसी व्यक्ति को लाइक लिटरली मार के फिर जिंदा कर सकता है और फिर से उसको मार सकता है जस्ट फॉर फन। अगर एक ऐसा एनिमे देखना हो जिसमें तुमको रियल बैड एस ओपी मेन कैरेक्टर देखना हो, डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 7, ब्लैक क्लोवर। अब देखो, ब्लैक क्लोवर के अंदर तुम बोलोगे डीमन किंग वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। अगर तुम ब्लैक क्लोवर के स्टार्टिंग के एपिसोड में हो तो बिल्कुल ऐसा सोच सकते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम ब्लैक क्लोवर को आगे देखते जाओगे तुमको पता चलेगा कि आस्था इस एनिमे का मेन कैरेक्टर काइंड ऑफ स्पेशल है।
क्योंकि वो इस वर्ल्ड का माना यूज नहीं करता बल्कि काइंड ऑफ डिमोनिक पावर्स को यूज करता है। यहीं पे हमारी इस एनिमे की शुरुआत में बताया जाता है कि दो कैरेक्टर हैं, आस्था एंड यूनो। यूनो जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक यूजर है। अब ये कैसे पता चलता है, होता क्या है, इनके गांव में या टाउन में एक लाइब्रेरी होती है। वहाँ पे 1 क्लोवर, 2 क्लोवर, 3 क्लोवर, 4 क्लोवर इस टाइप की ग्रिमवार्स होती है। ये ग्रिमवार के ऊपर जितने क्लोवर फ्लावर्स होंगे, ये समझ लो कि वो व्यक्ति उतना ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पे यूनो उसको एक 4 लीफ ग्रिमवार एज हिज मास्टर एक्सेप्ट करती है, जहाँ पे विंड एलिमेंट को यूज करता है। वहीं पर आस्था के अंदर किसी भी टाइप का माना नहीं होता है। लिटरली वो माना को सेंस तक नहीं कर सकता इस वर्ल्ड में जो कि माना और मैजिक से रिलेट करता है। वहीं पे डेस्परेशन के बीच में उसको यूँ समझ लो कि जब वो डिटरमाइन होता है तब एक 5 लीफ ग्रिमवार जो कि एक्चुअली डीमंस को रिप्रेजेंट करती है, वो इसके पास आती है और इसको अपनी पावर बिस्टो करती है, जिसके बाद से इसके पास एंटी मैजिक आ जाता है जो कि लिटरली बैडएस होता है। यूनो तो ऐसे तो एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग कैरेक्टर है जिसको देखने के तुमको लगेगा कि ये कहीं से कहीं तक बैडएस नहीं है, लेकिन जब ये फाइट सीन्स में आते हैं तो यही नहीं, बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स हैं जो कि लिटरल बैडएस दिखते हैं और उनकी पावर्स भी उसी तरीके से यूज करते हैं। नंबर 7, ब्लड लैब। अब होता क्या है, इस एनिमे के अंदर एक वैम्पायर है, बहुत ही रूथलेस, मर्डरस और बहुत ही ज्यादा ब्लड थर्स्टी वैम्पायर। बट ये वैम्पायर जैसे तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये उस डीमन वर्ल्ड में राज तो करता है जहाँ पे रिसाइड करता है, लेकिन इसको अपनी टेरिटरी पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक फ्रिकिंग ओताकू है जिसको गेम्स, मांगा और ये सब चीजें पढ़ता रहता है और एनिमे देखता रहता है उसके उस डीमन वर्ल्ड में, और अपना सारा का सारा काम अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर छोड़ देता है। वहीं पर एक लड़की जो कि गलती से अपने ह्यूमन वर्ल्ड से उठ करके इस डीमन वर्ल्ड में आ जाती है। उसी बीच ये सब कुछ देख करके जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वैम्पायर, वो बहुत खुश होता है, लेकिन एक अटैक की वजह से वो लड़की मर जाती है और अब वो एक आत्मा बन जाती है, या रियल एक आत्मा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोच करता है अपने आप पे कि उसकी वजह से लड़की आत्मा बन गई तो ये इस लड़की को फिर से रिजरेक्ट करेगा और इसकी खोज में वो ह्यूमन वर्ल्ड में वेंचर करने निकल जाता है। अब यहीं से शुरू होती है उसकी एक बहुत ही ओपी badass journey to the human world and how a vampire doing his stuff in a human world। ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको एक बहुत ही एपिक और काइंड ऑफ कॉमेडिक एनिमे देखना है, डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 5, ब्लीच बब। अब इस एनिमे के अंदर जहाँ तक अगर तुमको बोलना चाहो तो सिर्फ तुमको कॉमेडी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ बैड एस फाइट सीन्स भी है। होता क्या है, हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा फाइटर है और पूरे के पूरे स्कूल में कोई भी उससे टक्कर नहीं लेना चाहता है। वहीं पर एक समय होता है कि जब वो एक नदी के पास में होता है और तभी उसको एक आदमी डूबता हुआ नजर आता रहता है। वो उसको बचाने के लिए जाता है वहां पे, तभी एक बच्चा उसके पीठ पर चढ़ जाता है और तभी उससे कनेक्शन बना लेता है। वो बच्चा दरअसल में बेबी ऑफ द डीमन लॉर्ड होता है, लाइक काइंड ऑफ लिटरल पावरफुल बीइंग, और वो बेबी इस बंदे को कुछ पावर्स दे देता है। कुछ टाइम बाद वो बेबी इसके पास से सेपरेट कभी भी नहीं होता है और एक मेड भी उसको मिलती है जो कि उस डीमन बेबी को जो समझ लो कि देखभाल करने के लिए आई हुई है। और हमको और भी सारी चीजें पता चलती है, लेकिन इस एनिमे के अंदर तुमको ज्यादा स्टोरी से लेकर के तुमको कॉमेडी ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली हर जगह इन्होंने कॉमेडी घुसा रखी है, पर ऐसा नहीं कि इसके अंदर स्टोरी नहीं है, स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट मैं बोलूँगा कि इसका जो कॉमेडी वाला एक्सपेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द स्टोरी। अगर तुमको एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी देखना है विथ कॉमेडी एक्सपेक्ट, सो डू चेक आउट दिस एनिमे। नंबर 4, नूरा, द राइज ऑफ द योकाई क्लैन। हमारा मेन कैरेक्टर हाफ योकाई एंड हाफ ह्यूमन है और इसको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि योकाईज आर लाइक नॉर्मल पीपल, लेकिन जब फर्स्ट टाइम ह्यूमन से इंटरेक्शन करता है तब जाकर के उसको पता चलता है कि ह्यूमंस योकाई को ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर समझते हैं जो कि सिर्फ मिथ्स में है। और ये सब कुछ सोचने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अब एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह अपना जिंदगी जिएगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है बिकॉज उसका हाफ योकाई पार्ट उसको ऐसा करने नहीं देता है। बिकॉज उसके हाफ योकाई पार्ट की वजह से कई सारे और दूसरे योकाई कभी कभी उसके ऊपर अटैक करते हैं, कभी कभी उसको मारना चाहते हैं। वो खुद भी नहीं जानता स्टार्टिंग में ऐसा क्यों, लेकिन धीरे धीरे ये मिस्ट्री रिवील होती है और उसको अपने क्लैन के बारे में पता चलता है। इसी तरीके से वो अपने क्लैन को राइज करता है और क्या क्या करता है इस पूरी जर्नी के अंदर, कैसे वो ह्यूमन वर्ल्ड में वेंचर करता है, दूसरे योकाई क्लैन से और दूसरे योकाई से लड़ता है और कैसे अपनी पावर को बिल्डअप करता है, या फिर वो स्टार्टिंग से ही पावरफुल होता है। ये सब कुछ तो आपको जानना पड़ेगा, लेकिन इसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ये एनिमे डब में अवेलेबल है और मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मैंने अभी कुछ टाइम पहले देखा वो यही वाला था।
नंबर 3, ब्लैक बटलर। अब ब्लैक बटलर की स्टोरी कुछ इस तरीके की, हमारा मेन कैरेक्टर जिसको कि उस वाले वर्ल्ड में कहा जाता है द डॉग ऑफ द क्वीन, या ये उसका टाइटल है एक्चुअली में। ये व्यक्ति एक्चुअली में इंग्लैंड की क्वीन का एक गार्ड है, जो कि उसकी मैजेस्टी के लिए जो भी काम होते हैं, छोटे मोटे या फिर बड़े या फिर किसी भी टाइप के अनसेटलिंग या सुपरनैचुरल काम, वो यही करता है। और इसके साथ में होता है एक बटलर। अब ये बटलर कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल कि अपने एक हाथ से पूरी की पूरी ट्रेन को रोक सकता है, और इतना ज्यादा पावरफुल कि इसकी हर एबिलिटी ऐसी लगती है कि ये व्यक्ति ह्यूमन नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स है जिसकी वजह से कि हमारा मेन कैरेक्टर एक डीमन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है या कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। उसके बाद से ये बटलर, जो कि एक्चुअली में एक डीमन है, इसका बटलर बन जाता है और वेट करता रहता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कब मरेगा, ताकि जब वो मरे तब वो उसकी सोल को डिवावर कर सके। लेकिन इन दोनों के बीच में जब वो एक साथ रहते हैं, एक बहुत ही तगड़ा बॉन्ड बन जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को सेव करना चाहते हैं। और कैसे वर्ल्ड प्रोग्रेस करता है, इन दोनों की कहानी कैसे प्रोग्रेस करती है। और मैं सही बता रहा हूँ, इस एनिमे के अंदर तुमको जरा सा भी BS नहीं देखने मिलेगा। ऐसा लगता जरूर है कि इसके अंदर BS है, मतलब काइंड ऑफ थोड़ा सा है, बट कंप्लीट नहीं है। ओके, मैंने भी ढंग से नहीं देख पाया था स्टार्टिंग में इस BS की वजह से ही, बट धीरे से मैंने देख लिया, पर अच्छा था। ओके, मतलब BS नहीं, स्टोरी। नंबर 2, ओवरलॉर्ड। अब ओवरलॉर्ड की स्टोरी मैं कई बार इस चैनल पे बता चुका हूँ। ओवरलॉर्ड की स्टोरी बड़ी सिंपल है। हमारा मेन कैरेक्टर एक गेमिंग ओताकू है। वो अपने इस गेम में हाईएस्ट लेवल और मैक्स लेवल पे पहुंच चुका है। जब गेम के सर्वर बंद होने वाले होते हैं, वो गेम को लास्ट टाइम एंजॉय करने के लिए गेम के सर्वर चालू जब होते हैं तब उसमें बैठ जाता है और वेट करता रहता है कि गेम के सर्वर बंद हो। जैसे गेम के सर्वर बंद होते हैं, वो रियलाइज करता है कि वो गेम के बाहर नहीं निकला, जबकि वो गेम जिसमें वो अभी तक था वो एक्चुअली में एक रियलिटी बन चुकी है। उसके सारे गेम के सबऑर्डिनेट्स, जो कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर्स थे, NPC, वो एक्चुअली में अब काइंड ऑफ ह्यूमंस बन चुके हैं। मतलब उनके अंदर कॉन्शियसनेस आ गई, वो सेंटिएंट बीइंग बन चुके हैं। अब वो खुद से सोच सकते हैं, और इसी वजह से और यहीं से हमारे मेन कैरेक्टर की काइंड ऑफ ओवरफ्लेमिंग जर्नी स्टार्ट होती है, जहाँ पे ये पता करना चाहता है कि क्या उसके अलावा और भी कोई बंदा है या बंदी है जो कि इस वर्ल्ड में फंसे हुए हैं, जो कि उनके नॉर्मल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। और इसी चीज को उसके सबऑर्डिनेट्स गलत समझ लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा जो बॉस है वो इस वर्ल्ड पे राज करना चाहता है, इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है, और बिना हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ भी हिलाए ये वर्ल्ड काइंड ऑफ वो लोग कॉन्कर भी कर लेते हैं। सो ये सब कुछ देखने के लिए आप इस एनिमे को आपको देखना पड़ेगा। एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। स्टार्टिंग में मैं इस एनिमे को नहीं देख रहा था क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर एक फ्रीकिंग स्कल है, पर धीरे से मैंने रियलाइज करा कि जब मैं एज अ स्लाइम को मेन कैरेक्टर देख सकता हूँ तो स्कल क्या बड़ी चीज है, देख ही लेता हूँ। और सच में स्लाइम हो या फिर हमारा स्कल, दोनों ही काफी OP डीमन लॉर्ड है। नंबर 1, द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। अब देखो, तुमको लगेगा कि मेरे को यहाँ पे स्लाइम वाला जो एनिमे है उसको इंक्लूड करना चाहिए था, बट मैंने नहीं करा क्योंकि एवरीवन नोज अबाउट दिस एनिमे। सो हियर इज द नंबर 1, जिसका नाम है द डेविल इज अ पार्ट टाइमर। इस एनिमे की स्टोरी काफी सिंपल है। हमारा मेन कैरेक्टर, जो कि उसके फैंटेसी वर्ल्ड में एक डीमन लॉर्ड है, बहुत ही पावरफुल, और अपनी डीमन आर्मी को लेकर के उस वर्ल्ड को कॉन्कर कर रहा है। लेकिन वहाँ का हीरो या कहूँ वहाँ की हीरो इसको काइंड ऑफ डिफीट कर देती है, और उसके डिफीट में अपने आप को मरने से बचने के लिए एक पोर्टल खोलता है और उस पोर्टल से एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वो दूसरा वर्ल्ड और कोई नहीं बल्कि मॉडर्न डे जापान होता है। यहाँ पर वो देखता है कि उसकी पावर धीरे धीरे करके घट चुकी है, मतलब कि वो किसी भी टाइप की पावर्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर्स नेगेटिविटी और फियर से आती है। और इस वर्ल्ड में कोई ज्यादा नेगेटिविटी नहीं है, मतलब है लेकिन उतनी नहीं है कि जितनी उसको उसके वर्ल्ड में मिल रही थी, और उतना फियर भी नहीं है लोगों का क्योंकि ये वर्ल्ड बहुत ही ज्यादा पीसफुल है एज कम्पेयर टू हिज ओन वर्ल्ड। सो इसकी पावर धीरे से कम हो जाती है। अब ये रियलाइज करता है कि भैया एक ही रास्ता नहीं है वर्ल्ड को कंट्रोल करने का, यहाँ पे और भी कई सारी चीजें हैं। तो फिर वो एक फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे करके एक एक कस्टमर को अपना गुलाम बनाते हुए जाता है। और इसी बीच में हमारी मुलाकात फिर से हीरो से होती है, जो कि उस वर्ल्ड से उठ करके इस मॉडर्न डे जापान में आ गई है। सो ये सब कुछ तो आपको देखना पड़ेगा कि कैसे मेन कैरेक्टर क्या क्या करता है। इसके बीच में एक सीन है जहाँ पे इसके सबऑर्डिनेट्स, जो कि इसके साथ में आए थे और इस वर्ल्ड में शैटर हो गए थे, यानी कि अलग अलग जगह पे पहुंच गए थे, वो कैसे इससे वापस रियूनाइट होते हैं। और साथ साथ में हमारा मेन कैरेक्टर अपनी डोमिनेंस दिखाता है कि इसको डीमन लॉर्ड क्यों कहते हैं। सो वो सीन्स तो आपको देखने पड़ेंगे। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।